मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र का सेट बी, जिसमें हम लेखा शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेट बी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर, और आने वाले समय पर हम इसके सवालों को भी हल कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द वाला, लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके बाद साझेदारों का चालू खाता हमेशा कैसा रहता है? तो चालू खाते का जो शेष होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, अर्थात चालू खाते का जो शेष होता है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है, अर्थात आ और बा दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसका प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया गया है, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाता है लाभ हानि खाते में, प्राप्ति अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो इसका भी आंसर जो होगा वो सा होगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। इसके बाद अगला है साझेदारों के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। तो जो प्रवेश के पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है उसका द आंसर होगा कि पुराने साझेदारों के पूंजी अनुपात में जो है वो बांटा जाता है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो बैंक अधिविकर्ष आएगा, जिसे हम वसूली खाते में अंतरित करते हैं। शेष जो है साझेदार का ऋण, अविभाजित लाभ और रोकड़ जो है ये वसूली खाते में नहीं आती है, बल्कि ये पूंजी खाते और रोकड़ खाते में जाती है। इसके बाद कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व व प्रावधान शीर्षक में दिखाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो लेनदार आएगा। चालू दायित्व के अंतर्गत लेनदारों को शामिल किया जाता है, तो सा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ख्याति का वास्तविक मूल्य खालिस्तान के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो संपत्ति के विक्रय पर। तो जो संपत्ति रहेगी, संपत्ति के विक्रय पर जो वास्तविक मूल्य है वो संपत्ति के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है। इसके बाद एक नया साझेदार फर्म में खालिस्तान की सहमति से शामिल हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा पुराने साझेदारों की सहमति पर, पुराने साझेदारों की सहमति पर। इसमें साझेदार भी लिखना जरूरी होगा। तो पुराने साझेदार की सहमति पर नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। इसके बाद जो है जीवन बीमा संचय कोष को खालिस्तान पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो जीवन बीमा संचय कोष जो है वो साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो साझेदार होगा, जीवन बीमा संचय कोष। इसके बाद वित्तीय विवरण के विश्लेषणों का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद अगला है अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का खालिस्तान लाभ होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो पूंजीगत लाभ है। तो अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम पूंजीगत लाभ होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो संचित पूंजी। संचित पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो कंपनी के समापन के समय ही
अंशधारियों को वापस की जाती है। उसके बाद लेखांकन अनुपात खालिस्तान तथ्यों की अवहेलना करते हैं, तो इस पे जो है वो मात्रात्मक आएगा, फिर भी स्टूडेंट इन्हें एक बार अवश्य किताब से मिलान कर ले ये वाले क्वेश्चन को, कि लेखांकन अनुपात मात्रात्मक तथ्यों की अवहेलना करता है। उसके बाद अगला जो दिया गया है वो सही जोड़ी दी गई है कि आंतरिक दायित्व क्या होते हैं। तो आंतरिक जो दायित्व होते हैं वो होते हैं साझेदार के ऋण, तो F नंबर का जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। इसके बाद केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते, तो ये C वाला वो 2 नंबर पे आएगा। इसके बाद फर्म के विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान, तो प्रथम भुगतान जो है वो होगा आपका तृतीय पक्ष को, तृतीय पक्ष को जो है वो साझेदारों का व्यक्तिगत दायित्व रहता है, सॉरी तीसरे नंबर पे रहेगा, अर्थात साझेदार के फर्म के विघटन के पश्चात, फर्म के विघटन के पश्चात जो है वो प्रथम भुगतान जो है वो तृतीय पक्ष को होगा। उसके बाद साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व जो है वो निजी संपत्ति में से दिया जाएगा, अर्थात बी वाला इसका आंसर होगा। और पार्षद सीमा नियम जो है वो आपका आएगा 5वें का डी, अर्थात कंपनी की आधारशिला होता है। उसके बाद अति अभिदान जो है वो अति अनुपातिक आवंटन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इसे हम एक बार फिर से बता देते कि आंतरिक दायित्व जो है वो साझेदार का ऋण होता है, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी जोड़ी बना दी है। स्टूडेंट इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर सही सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते, तो ये सत्य है। उसके बाद अगला है फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, तो फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, ये सत्य है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र होते, ये भी सत्य है। वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग किए जाते, ये असत्य है, क्योंकि लेनदार और प्रबंधक और अंशधारी सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी हो जाती है, तो स्टॉक में वृद्धि से जो है वो तरल अनुपात में कमी हो जाती है, तो ये चौथा जो है असत्य है और पांचवा जो है वो सत्य है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसे देख लें। रोकड़ भाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक एवं बाह्य दोनों भाव शामिल होता है, तो ये वाला भी सही है। उसके बाद अगला है ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो स्टूडेंट इसे कमेंट करके हमें बताएंगे। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है, तो यहाँ पर जो है ख्याति की राशि लाभ में हिस्सा देने के लिए, ख्याति की राशि जो है साझेदार को क्यों दी जाती है नए साझेदार द्वारा, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए जो है ख्याति की राशि दी जाती है नए साझेदार के द्वारा। वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते, कौन से ऋण पत्र होते हैं, तो वो होते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र, तो इसका आंसर जो आएगा वो परिवर्तनशील ऋण पत्र आएगा। उसके बाद कंपनी की संपत्ति किनके बराबर होती है, तो दायित्व के बराबर, दायित्व के बराबर होती है कंपनी की संपत्तियां। अब उसके बाद विवरण, वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक विश्लेषण क्या कहलाता है, तो यहाँ पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाएगा। जो छठवें का आंसर है वो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाएगा, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना, विश्लेषण कहलाएगा।
इसके बाद अगला है, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो ये संचालन से रोकड़ का प्रवाह कहलाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो संचालन से रोकड़ प्रवाह आएगा। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम सेकंड पार्ट में समझाएंगे। इनके सवालों को बहुत अच्छे ढंगों से समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।